नमस्कार, टॉप 50 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट्स अभी भी दिन के हाई के बेहद नजदीक आज। इंटरडे हाई रहा 8394, इस वक्त हम करीब 8388 की ट्रैजेक्टरी में काम कर रहे हैं। आज मार्केट्स को अगर आप देखें, एडवांटेज किस बात का है? आज वो स्टॉक्स जो कि कंट्रीब्यूट करें, लेकिन स्टॉक्स को देखने से पहले भी आप ये देखिए कि एग्जैक्टली इस वक्त कमाने का पॉइंट क्या है, दाव लगाने का पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट कहां आपको कंफर्टेबल मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहां अच्छा है। एक बार इंडिसेस दिखाइए, एग्जैक्टली इंडिसेस में क्या हो रहा है। मार्केट्स डे हाई पे, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट ब्रेथ कैसी है इस वक्त, इंडिसेस क्या कर रहे हैं, सेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप सेक्टर इंडिसेस में आए, देखिए सबसे बड़ी एडवांटेज की परिस्थिति में है इस वक्त बैंक निफ्टी 18,100 के क्रिटिकल लेवल को तोड़कर उसके ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी ऑटो इंडेक्स में तेजी है 3.4% की, रियल्टी इंडेक्स में काफी जोरदार मूव है, मेटल्स में आप देखें काफी स्ट्रांग मूव है इस वक्त। अगर आप सेकंड स्लाइड में आइए, दूसरे अगर आप देखें एग्जैक्टली वहां क्या हो रहा है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, वो स्पेस क्या कर रहा है आज। ये सेकंड स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आप देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगभग 1% की तेजी यहाँ पर, और कैपिटल गुड्स लगभग 209 अंकों पर कारोबार कर रहा है। तो कैपिटल गुड्स, बैंक, इन सब में काफी अच्छा खासा मूव है, रियल्टी में काफी अच्छा खासा मूव है। लेकिन यहां से सीधे इनफैक्ट अब चलते हैं कल होने वाले कैबिनेट के फेरबदल में बात करने के लिए। मेरे सहयोगी इस वक्त संतोष न्यूज रूम से हैं। संतोष, एग्जैक्टली किन किन चेहरों को कल कैबिनेट में अगर आप देखें शामिल किया जा सकता है, और एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या होगा? देखिए, कल की अगर बात करें तो कल के दिन के 11 बजे कैबिनेट का रिसफल होने जा रहा है, जिसमें से जो नए चेहरे शामिल होने वाले हैं उनमें से पुरुषोत्तम रूपाला सबसे पहले हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। अर्जुन मेघवाल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, महेंद्र नाथ पांडे हैं, पीपी चौधरी हैं। तो वहीं एसएस अहलुवालिया भी आ रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। कृष्णा राज की भी चर्चा की जा रही है। रामदास अठावले, अजय टामटा, ये नाम शामिल हो सकते हैं कल। और इनमें से अगर आप देखें तो 3 चेहरे जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, जहां के चुनाव होने हैं। उत्तराखंड से अजय टामटा हैं, तो वहां पर भी चुनाव होना है। एसएस अहलुवालिया के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा की जा रही थी, पश्चिम बंगाल से हैं, वो दार्जिलिंग से सांसद हैं। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं वो पटेल समुदाय से हैं, और वहाँ पर पाटीदार समाज का काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर पुरुषोत्तम रूपाला वहां से आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये नए चेहरे हैं जो कि कल मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जी एग्जैक्टली आप देखिए, पीछे इसके कुछ पॉलिटिकल इक्वेशंस भी हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन सीधे अब एक खास बातचीत करें ज्योति शर्मा जी के साथ। मेरे सहयोगी मिहिर मेरे साथ है। मिहिर, ओवर टू यू। थैंक्स वीरेंद्र। और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, रुचिर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रुचिर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई एम हैप्पी टू वेलकम यू ऑन द लार्जेस्ट ग्लोबल इंडियन न्यूज़ नेटवर्क, एंड मोर देन 100 मिलियन व्यूअर्स आर वाचिंग यू राइट नाउ इन 150 कंट्रीज। और इसमें एक चीज़ जो कॉमन है थैंक यू इन सभी व्यूअर्स के बीच में और आपके बीच में, कि आप जब कोई नई स्टडी या नई बुक रिलीज़ करते हैं तो आप वो एसी बोर्ड रूम्स में बैठ के अपनी थियरी नहीं देते हैं इमर्जिंग मार्केट्स पे या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे। यू एक्चुअली गो टू द हिंटरलैंड। मुझे पता है आपकी जो नई किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, इसके लिए भी आपने कई देशों में इंटीरियर्स में जाकर जो द लास्ट मैन इन द क्यू उससे बात की है, और उसके बाद ये किताब लिखी है। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इन्हीं से कनेक्टेड रहते हैं। सो आई एम हैप्पी टू वेलकम यू ऑन जी नेटवर्क। और सबसे पहले तो सर एक बड़ा ही बेसिक सवाल, आप ये बताइए कि जब हम भारत में बात करते हैं इंडियन स्पेशली मार्केट के प्लेयर्स से या फिर पार्टिसिपेंट से, देयर इज ऑलमोस्ट अ कंप्लेसेंसी अबाउट इंडिया स्टोरी। लेकिन आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडिया स्टोरी को देखा है, कितनी राइटली प्लेस्ड लगती है आपको ये कंप्लेसेंसी, वेयर पीपल ऑलमोस्ट कंसिडर इट गिवन कि इंडिया में तो होगा ही ग्रोथ? हाँ बिल्कुल। तो मैंने मेरी फेवरेट लाइन जो है किताब में वो ये है दैट इंडिया इज अ कंट्री दैट इज कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटेड द ऑप्टिमिस्ट एंड द पेसिमिस्ट। तो 20 साल से मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा ये मतलब मानना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी केप्ट इन चेक इन इंडिया, दैट इंडिया ग्रोज एट अ वेरी स्टेडी पेस। आप और इकोनॉमीज के मुकाबले देखेंगे तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी मतलब स्टेडी रहता है। इट्स नॉट लाइक ब्राज़ील की कभी 5% ऊपर फिर 5% नीचे ग्रोथ रेट हो जाए, और रशिया जैसे भी हो जाए। यहाँ पर जो है मतलब काफ़ी स्टेडी इंक्रीज रहता है, पर हमारे एक्सपेक्टेशंस लाइक मूव अराउंड वेरी वाइल्डली। तो मेरा ये मानना है कि जब भी कंसेंसस ये बनता है कि द इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चाइना, आप दोज एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी वाटर डाउन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप 2013 जैसे एपिसोड देखें कि लगता है कि कंट्री अभी बिखरने वाली है, नेक्स्ट क्राइसिस होने वाला है,
ऐसा भी नहीं होता है इस कंट्री में. So I think that to me the main message is this, that this is a country that consistently disappoints the optimists and the pessimists. आपने चाइना की बात की एंड एक्चुअली मेरा अगला सवाल वहीं से है. व्हेन यू से इंडिया विल बी नेक्स्ट चाइना, या फिर जो लोग मानते हैं कि चाइना को इंडिया रिप्लेस करेगा एज अ पावर हाउस, आई डोंट थिंक ऑल इज वेल विद चाइनीज इकोनॉमी एट दिस पॉइंट. आपकी किताब देख के भी यही लगता है. कि कंसर्न्स आपकी क्या हैं चाइना को लेकर? Like China, देखिए, for 30 years China was the biggest economic miracle story in the world. You know, like 1980s, 90s और last decade में जो चाइना की growth rate रही वो consistently 10% से ऊपर रही. You know, a very unique achievement. और मैं भी चाइना की इकोनॉमी पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहता था, पर 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी वजह से मैं चाइना इकोनॉमी के तरफ मेरा काफ़ी सेंटिमेंट चेंज हुआ है. और एक मेन रीज़न के लिए कि जैसे मैं किताब में मतलब बताता हूँ, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न व्हाई अ कंट्री एंड्स अप गेटिंग इन ट्रबल is if its debt level increases very sharply over a short span of time. जो चाइना का जो कर्जा है और जो उनका डेट है वो 2008-9 के बाद बहुत ही शार्पली इंक्रीज हुई है. इनफैक्ट आज जो आंकड़े हैं चाइना के आप देखेंगे, वहां से लगता है कि $1 इंक्रीज करने के लिए उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट आपको $6 ऑफ डेट लग रहा है चाइना में. और ऐसा शार्प इंक्रीज जो डेट होता है किसी कंट्री में, दैट इज अ रियल कंसर्न. तो इंडिया के मुकाबले में सिर्फ ये बोल रहा हूं दैट 30 साल के लिए चाइना वाज एन इकोनॉमिक मिरेकल स्टोरी. उनका साइज इतना बड़ा हो गया था बाय द एंड ऑफ लास्ट डेकेड दैट चाइना हैड बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ग्रोथ. और अगर इंडिया का ऐसा मतलब 10-20 साल 10% प्लस ग्रोथ रेट होना है तो बहुत कुछ यहाँ पर होना पड़ेगा ऐसे ग्रोथ अचीव करने के लिए. सो माई कंपैरिजन विद चाइना दैट द इंडिया कैन बी द नेक्स्ट चाइना रेफर्स टू द लास्ट 30 years, नॉट टू द लास्ट 4 to 5 years. लास्ट 4 to 5 years इनफैक्ट चाइना में काफी प्रॉब्लम्स इमर्ज होके आ रही हैं और डेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन चाइना टुडे. रुचिर, साथ ही जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, यू नो देयर इज दिस रिन्यूड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म आफ्टर मिस्टर मोदी टुक टू ऑफिस, एंड उससे पहले ही हमने इंडियन मार्केट्स को भी काफ़ी आउट परफॉर्म करते देखा था, विच वॉज कॉल्ड द मोदी मैजिक रैली. अब क्योंकि 2 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को भी, जो भी हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है इकोनॉमिक फ्रंट पे, उन सब को जोड़कर यू नो इफ यू हैव टू डू द सम टोटल ऑफ ऑल दिस, तो क्या ये ऑप्टिमिज्म was it rightly placed in the first place, and how much would you bet on this so-called government reforms or Modi magic going forward for India's story? हाँ, किताब में हमने इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस करी कि जब नए लीडर पावर में आते हैं तो क्या होता है और कितने साल तक वो लीडर पावर में रहे तो उस कंट्री के लिए अच्छा होता है. और हमारा कंक्लूजन ये था दैट 90% ऑफ अ स्टॉक मार्केट की जो आउट परफॉर्मेंस रहती है वो पिछले 2 साल में होती है, इन द फर्स्ट 2 years रादर ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट. एंड द लॉन्गर अ गवर्नमेंट स्टेज इन पावर, द मोर आर द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू पावर, विच मीन्स दैट जितने टाइम गवर्नमेंट में पावर में रहती है उसके टाइम जो है रिफॉर्म्स और जो कुछ करना है वो नहीं होता है. So I think that India के केस में जो ऑप्टिमिज्म मोदी से आने का के हुआ was justified because फर्स्ट 2 years में मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस रहती हैं किसी भी गवर्नमेंट से कि ये गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करेगी और इसकी वजह से ग्रोथ फ्यूचर में काफ़ी पिकअप होगी. अब जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है पहले 2 सालों में, मेरा ये डिसअपॉइंटमेंट है कि जितना उनका मैंडेट था और जो वो कर सकते थे पहले 6-12 महीने में उतना नहीं हुआ. और मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है उनके पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे और उन्होंने उस पर कैसे करा. और इसके बारे में मैं 2014 में भी काफ़ी लिख रहा था दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया में जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज द हाईएस्ट ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड दैट आई नो, एनी मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड. ये अब चाइना से भी हायर हो गया है. सो आई थिंक दैट फॉर मी हैज बीन द बिगेस्ट पॉइंट.
पर फिर भी अगर आप सबको नज़रअंदाजी देखें आज, तो मुझे लगता है दैट इंडिया में कम से कम थोड़े रिफॉर्म तो हो रहे हैं, एंड दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां लोग पीछे जा रहे हैं, जहां पर जैसे पॉपुलिज्म इंक्रीज हो रही है यूरोप में और अमेरिका में भी, मतलब ऐसी बात चल रही है। तो वहां पर जब पॉपुलिज्म इंक्रीज हो रही है, इंडिया में थोड़े बहुत रिफॉर्म हो रहे हैं, दैट्स एटलीस्ट अ पॉजिटिव। अब एज एन इंडियन आई एम डिसअपॉइंटेड कि और भी रिफॉर्म नहीं हुए पिछले 2 साल में, और मुझे लगता है नहीं कि अब जाके कोई बहुत बड़े रिफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल कैलेंडर पे काफी फोकस होने वाला है। शायद जीएसटी हो जाए, शायद थोड़ा और एफडीआई पे नजर लग के और लिबरलाइजेशन हो जाए, पर मुझे लगता है नहीं कि कुछ मेजर पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सेल ऑफ करना या लेबर लॉज और चेंज करना। मुझे लगता है कि उसका टाइम अब बीत चुका है। सो यू नो रुचिर, इनफैक्ट आपकी किताब में भी काफ़ी फोकस ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन पर रहा है, और हमने इसके कई एग्जांपल्स देखे हैं कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनकी भी बैलेंस शीट किस तरह से स्ट्रेस्ड है। तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट इंडियन ग्रोथ को या फिर इंडिया स्टोरी को इस समय है, तो देन दैट लाइज विद इन, एंड दैट टू विद इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स और द बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल, अगर हम देखें तो क्या ये कहना सही होगा? हाँ, मेरे ख्याल से ये थ्रेट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सेक्टर बैंक की वजह से कोई क्राइसिस होगी इधर, पर ये है कि ये ग्रोथ को थोड़ा ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, दैट लाइक इट कीप्स अ लिड ऑन ग्रोथ। सो आई थिंक दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कोई क्राइसिस का मुझे माहौल नहीं दिख रहा कि इसकी वजह से कोई क्राइसिस हो सकती है, पर ये ग्रोथ को थोड़ा चोक कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड। अगर आप देखेंगे इस रिकवरी में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी वीक रही है, और अगर क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी स्ट्रांग रहती पिछले डेकेड जैसे, तो हमारी ग्रोथ रेट और ऊपर हो सकती थी। सो आई थिंक दैट दिस इज हार्मिंग द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट, पर क्राइसिस मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये क्राइसिस होती है जैसे चाइना में रिस्क है, अगर आपकी डेट लेवल बहुत सडनली ऊपर जाए और बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हो। इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो हमारी पिछले मतलब डेकेड में जो सारे एक्सेसेस थे और बहुत सारी लेंडिंग हुई थी एट एंड ऑफ द डेकेड, उसकी वजह से है। पर अभी पिछले 3-4 साल में हमारी डेट लेवल काफ़ी स्टेबल है, बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एज अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है। अब साथ ही रुचि, जब आप चाइना की बात करते हैं और ये उस परिप्रेक्ष्य में देखना भी पड़ता है, बिकॉज अगर हम इकोनॉमिकली छोड़ दें तो बाकी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे चाइना और इंडिया थोड़े आमने सामने रहते हैं, नॉट नेसेसरीली दे आर ऑन द सेम पेज, बीट दी एंट्री इनटू एनएसजी और यू नो साउथ चाइना सी में जो हो रहा है वहाँ पे, या फिर यूएस के साथ जो हमारे रिलेशन है, इन सब को जोड़कर अगर हम देखें, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट चाइना इज द सिंगल बिगेस्ट इंजन एज फार एज ग्लोबल इकोनॉमी इज कंसर्न। चाइना की वजह से, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, 2008 लाइक क्राइसिस का लाइकलीहुड आप कितना देख रहे हैं, जब आपने इतनी बारीकी से चाइनीज इकोनॉमी को स्टडी किया, दैट दे कैन ट्रिगर अ ग्लोबल सुनामी और फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक लेमन क्राइसिस दैट वी सॉ इन 2008? इसकी लाइकलीहुड कितना है इसका? चाइना में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो वहाँ का डेट है दैट इज ऑल इंटरनली हेल्ड, कोई फॉरेनर्स नहीं है जो उस डेट को होल्ड करते हैं, और और वहाँ पर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। स्टेट का कंट्रोल बहुत भारी है, तो इसलिए क्राइसिस वो शायद अवॉइड कर पाएं, क्योंकि वो मतलब बोल सकते हैं लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों को कि देखो इस डोंट गो एंड सॉर्ट ऑफ कॉल फॉर द डेट, और इस डेट को आप प्रॉपर्ली रिकग्नाइज नहीं करो। पर तो उसकी वजह से क्राइसिस तो मेरे ख्याल से अवॉइड हो सकती है, पर प्रॉब्लम उसका ये है कि वो इकोनॉमी में इतने सारे बैड लोन्स हैं और इतने बैड डेट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर वापस आना बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए वहाँ पर मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ विल कीप स्लोइंग डाउन। एंड हम बोलते हैं क्राइसिस, और क्राइसिस सुन के हमें काफ़ी घबराहट होती है, क्योंकि वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना ख़राब हो सकता है। पर अगर 2008 की क्राइसिस भी देखें तो 6-12 महीने बहुत ही खराब था, पर दैट क्राइसिस फोर्स्ड द यूएस सिस्टम टू क्लीन अप द बैड डेट, एंड द यूएस इकोनॉमी वाज एबल टू कम बैक आफ्टर दैट, वो मतलब क्लीन अप होके। अब चाइना में थोड़ा जापान जैसी प्रॉब्लम है कि ये अगले 3-5 साल तक इकोनॉमी स्लो होती रहेगी, पर क्राइसिस शायद ना हो, क्योंकि वो सारी डेट जो है इज इंटरनली ओन्ड, एंड इट इज ऑल्सो
द स्टेट का रोल वहाँ इतना बड़ा है कि वो दोनों लेंडर्स और बोरोवर्स को बोल सकते हैं कि देखो ये डेट को रिकग्नाइज मत करो. सो लॉन्ग टर्म में इट्स अ वर्स आउटकम, बट इन द शॉर्ट टर्म इट मे बी लाइक बेटर, क्योंकि इसकी वजह से शायद कोई क्राइसिस ना हो. पर इंडिया के लिए द रिस्क इज वेरी क्लियर. आप देखिए, ये मतलब ब्रेक्सिट वोट हुआ 10 दिन पहले. आज मार्केट ब्रेक्सिट वोट के पहले से हायर है. पर जब चाइना में क्राइसिस का माहौल थोड़ा बना था पिछले साल अगस्त में और फिर इस जनवरी और फरवरी में, तो इतना पावरफुल नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था इंडिया में. तो मेरे ख्याल से therefore as an Indian and for Indian investors and for Indian business people, we should look east not west for the next sign of trouble.